प्रिय विद्यार्थियों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर बोर्ड परीक्षा 2024 के संदर्भ में समष्टि अर्थशास्त्र कक्षा 12 इकाई फर्स्ट समष्टि अर्थशास्त्र एवं राष्ट्रीय आय का लेखांकन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इस इकाई में दो पाठ हैं, अध्याय 1 परिचय और अध्याय 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इसका जो ब्लूप्रिंट है वो इस प्रकार है कि इसमें आपके वस्तुनिष्ठ 4 प्रश्न आएंगे, अति लघु 2 आएंगे, लघुत्रात्मक 1 आएगा और कुल इस प्रकार आपके 7 प्रश्न आएंगे 8 नंबर के। तो आपको वस्तुनिष्ठ जानकारी ज़्यादा होनी चाहिए। अति लघु 1-2 आपके शब्द वाले या 1 लाइन वाले और लघुत्रात्मक 2 लाइन का प्रश्न, इस प्रकार के आपके ये आपको तैयार करना है। ये आपके समझ विकसित होनी चाहिए। अध्याय 1.1 समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव। तो देखिए ये समष्टि अर्थशास्त्र कब आता है, तो इसके अंदर अपने को बिल्कुल किन्स को याद रखना है, किन्स की किताब का नाम याद रखना है और वो कब प्रकाशित हुई सन याद रखना है। तो बिल्कुल आप देखिए समष्टि अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा के रूप में उद्भव ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स, ये पूरा नाम है, ब्रिटिश के रहने वाले थे, जेम किन्स बोलते हैं, जॉन मेनार्ड किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के 1936 ईस्वी में प्रकाशित होने के बाद हुआ। याद रखिए जॉन मेनार्ड किन्स, किन्स लिखते हैं तो भी ठीक है, जेम किन्स लिखते हैं तो भी एक ही बात है। और ये आपके रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत, ये किताब थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। किन्स से पहले अर्थशास्त्र में इस चिंतन का प्राबल्य था कि सारे श्रमिक जो काम करने के इच्छुक है उन्हें काम मिलेगा और सारे कारखाने उनकी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करते रहेंगे, ये बात थी। विचारों के इस संप्रदाय को क्लासिकी परंपरा के रूप में जाना। ये अलग अलग है, अपने प्रतिष्ठित परंपरा है, क्लासिकल परंपरा है, तो ये अलग अलग परंपराएं हुई है, उसके अलग अलग अर्थशास्त्री हुए हैं, उसके संदर्भ की बात है। तो उस समय इस बात का बाहुल्य था, प्राबल्य था कि सभी श्रमिक जो काम करने के इच्छुक हैं उनको काम मिलेगा और सारे कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम करते रहेंगे। किंतु 1929 की महामंदी, इसको तीसरा की महामंदी भी कहते हैं, तो ये महामंदी आप पूरा याद रखें। ये महामंदी कब आई, मंदी क्या होती है, किन किन देशों में हुई, क्या विकसित देश इससे प्रभावित हुए, गरीब देश हुए, अल्प विकसित हुए, कौन सा, पूरा टू द पॉइंट आप याद रखें। कोई जरूरी नहीं है कि हम परीक्षा में अच्छे अंक लाएं, अपना कई बार समझ विकसित अच्छे ढंग से होनी चाहिए। तो उसके बाद के वर्षों में देखा गया, 1929 की महामंदी और उसके बाद के वर्षों में देखा गया कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में निर्गत और रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट आई। निर्गत यानी आउटपुट, जिसको अपन उत्पादन कहते हैं, उत्पादन गिरता है, इसका मतलब रोजगार के स्तर भी गिरता है। इसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा। बाजार में वस्तुओं की मांग कम थी और कई कारखाने बेकार पड़े थे, श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1930 से 1933 तक बेरोजगारी की दर 3% से बढ़ करके 25% हो गई। बेरोजगारी की दर होती क्या है, तो बेरोजगारी की दर की परिभाषा इस प्रकार अपन दे सकते हैं कि लोगों की संख्या जो काम करने के इच्छुक है किंतु काम नहीं करते हैं, में लोगों की कुल संख्या जो काम करने के इच्छुक है और काम करते हैं से भाग देकर जो भागफल प्राप्त होता है उससे प्राप्त की जा सकती है। तो ये बिल्कुल सटीक आपकी परिभाषा है। उस अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में समस्त निर्गत में लगभग 33% की गिरावट आई। इन घटनाओं ने अर्थशास्त्रियों को नए तरीके से अर्थव्यवस्था के प्रकार के संबंध में सोचने को प्रेरित किया। यह सच है कि जिस अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी लंबी अवधि तक विद्यमान होगी वहां एक सिद्धांत की प्रस्तुति और उसकी व्याख्या की आवश्यकता होगी। किन्स की पुस्तक इस दिशा में एक प्रयास साबित हुई। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत
उनका दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली तथा विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता का परीक्षण करना था और उसका समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ। तो बिल्कुल आप 1929 की जो मंदी है, जिसको 23 की मंदी कहते हैं, तो आप 2 पॉइंट याद रखेंगे। यूरोप और उत्तरी अमेरिका, रोजगार और आउटपुट में गिरावट आई, वस्तुओं की मांग कम हो गई तो कारखाने बंद हो गए, कारखाने बंद हुए तो श्रमिकों को निकाल दिया गया, श्रमिकों को निकाल दिया तो बेरोजगारी बढ़ गई। तो इस प्रकार बेरोजगारी बढ़ गई तो फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का एग्जाम्पल दिया कि आउटपुट में 33% की गिरावट आ गई। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ी बेरोजगारी होती है, तो नए सिद्धांत की आवश्यकता हुई, उसमें समष्टि अर्थशास्त्र का उद्गम होता है। जॉन मेनार्ड किन्स ब्रिटिश अर्थशास्त्री, ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स का जन्म 1883 में हुआ था। उनकी शिक्षा किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। बाद में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हुए। प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों में वे तीक्ष्ण विद्वता के अलावा सक्रिय अंतरराष्ट्रीय राजनयिक के रूप में भी जुड़े गए। देखिए आप, जॉन मेनार्ड किन्स याद रख लिया पूरा नाम, ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, जन्म 1883 में हुआ, शिक्षा किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में हुई, विशेषज्ञ नियुक्त हुए। अपनी पुस्तक इकोनॉमिक्स कन्विक्शंस ऑफ द पीस 1919 में युद्ध की शांति समझौते के भंग होने की भविष्यवाणी इन्होंने कर दी थी। ये देखो, जनरल थ्योरी तो लगभग याद होगा, लेकिन ये किताब है ना, इकोनॉमिक्स कन्विक्शंस ऑफ द पीस 1919, तो ये आप देखेंगे, इसको अच्छे ढंग से याद रखेंगे, ये प्रश्न आ सकता है। उनकी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936, ये तो याद रखना ही है, 20वीं सदी की अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। और किन्स विदेशी मुद्रा के समझदार सट्टेबाज थे, ये आप याद रखेंगे अच्छे ढंग से। अब बात आती है 1.2 अध्याय समष्टि अर्थशास्त्र की वर्तमान पुस्तक का संदर्भ। अपन जो पुस्तक पढ़ेंगे वो पुस्तक अपने को क्या क्या, इसकी थीम क्या है, ये किस थीम पर टिकी हुई है, केंद्रीय विषय क्या रहेगा, तो अपन देखेंगे कि हम जानते हैं कि अध्ययन के अंतर्गत इस विषय का एक विशेष ऐतिहासिक संदर्भ है। इस पुस्तक में हम पूंजीवादी देश की अर्थव्यवस्था के कार्य का परीक्षण करेंगे। यानी अर्थव्यवस्था देखिए, पूंजीवादी होती है, समाजवादी होती है, साम्यवादी होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, लेकिन अपन इसके अंदर बात करेंगे वो पूंजीवाद की बात करेंगे। पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप मुख्य रूप से पूंजीवादी उद्यमियों के द्वारा किए जाते हैं। बिल्कुल क्लियर चीज है। पूंजीवाद का मतलब पूर्णतः निजी सिस्टम समझ लीजिए आप। किसी विशिष्ट पूंजीवादी उद्यम में एक या अनेक उद्यमी ऐसे लोग होते हैं जो बड़े निर्णय के नियंत्रण का कार्य करते हैं तथा फर्म या उद्यम के साथ जुड़े बड़े जोखिम का वहन करते हैं, ये होता है। यानी इसमें पूंजीवाद में एक उद्यमी हो सकता है या अनेक हो सकते हैं, यानी ये ग्रुप में भी हो सकता है। निर्णय खुद लेते हैं, नियंत्रण ही खुद करते हैं, फर्म और उद्योग वो खुद ही स्वयं ही होते हैं, तो ये अपना ये है पूंजीवाद। वे उद्यम को चलाने के लिए स्वयं पूंजी की पूर्ति करते हैं या वे पूंजी उधार लेते हैं। अपनी भाषा में समझने के लिए मतलब निजी व्यापार समझ लीजिए, निजी फैक्ट्री समझ लीजिए, निजी उद्योग समझ लीजिए। उत्पादन के संचालन के लिए उन्हें प्राकृतिक संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। देखिए, वो खुद अपनी पूंजी लगाते हैं, उद्यम चलाते हैं, प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ संसाधनों का उपयोग उत्पादन की प्रक्रिया से होता है, जैसे कच्चे माल है, तथा कुछ तो स्थायी पूंजी के रूप में रहते हैं, जैसे भूखंड है। संसाधन देखिए, उनको कच्चा माल भी चाहिए, लेकिन उनको कुछ फैक्ट्री के लिए जमीन भी चाहिए। उत्पादन के संचालन के लिए उन्हें मानव श्रम के महत्वपूर्ण अंश की आवश्यकता होती है। हम उसको श्रमिक कहेंगे, श्रमिक जिसे हम श्रम के रूप में सूचित करते हैं। पूंजी खुद की लगाते हैं। और प्राकृतिक संसाधन की बात आती है, संसाधन में कच्चे माल और स्थायी पूंजी के रूप में भूखंड आ गया, और मानव श्रम के रूप में वो श्रमिक लेते हैं काम में। इस प्रकार उत्पादन के कारकों यानी साधन, आप याद रखिए, पूंजी, भूमि, श्रम। पूंजी वो खुद लगाते हैं, भूमि स्थायी पूंजी के रूप में रहती है, भूखंड मान लीजिए।
और मानवीय श्रम वो लगाते हैं कि सहायता से निर्गत का उत्पादन करने के बाद उद्यमी उसको बाजार बेचते हैं। निर्गत यानी आउटपुट। इससे प्राप्त मुद्रा को संप्राप्ति कहते हैं। देखिए, निर्गत को बेचने से जो प्राप्त मुद्रा होती है वो संप्राप्ति कहलाती है। याद रखिए आप, संप्राप्ति किसे कहते हैं, ये प्रश्न आ सकता है। यानी निर्गत को बाजार बेचते हैं, उससे जो मुद्रा प्राप्त होती है उसको संप्राप्ति कहते हैं। इस संप्राप्ति का कुछ अंश भूमि को उसके उपयोग के लिए अधिशेष के रूप में प्रदान किया जाता है। देखिए, जो संप्राप्ति प्राप्त होती है, यह बात आई है पूंजी, भूमि, श्रम। यानी कहने का मतलब है उत्पादन के जो साधन है, या 3 साधनों की बात की, उत्पादन के साधन 5 होते हैं। यानी पूंजी को ब्याज मिलता है, भूमि को लगान मिलता है, श्रमिक को मजदूरी मिलती है, और प्रबंधक को वेतन मिलता है, और साहसी या उद्यमी को लाभ मिलता है। तो वो पूरी संप्राप्ति होती है, इन 5 साधनों में वापस बढ़ जाती है। भूमि वालों को लगान दे दिया जाता है, भूमि का प्रतिफल। पूंजी वालों को ब्याज दे दिया जाता है, श्रमिक को मजदूरी दे दी जाती है। और यहाँ प्रबंधक की बात नहीं करते। कई बार प्रबंधक की भूमिका उद्यमी स्वयं ही निभा लेता है, वो दोनों आदमी होता है। जैसे अपन प्राइवेट उद्योग में देखते हैं, वो मैनेजर का काम ही जो उद्योगपति वो स्वयं ही कर लेता है, तो वो दोनों एक ही। तो ये इस प्रकार कंफ्यूज है, आपको नहीं होना है। अलग रखता है तो अलग हो जाएगा। इसी प्रकार पूंजी के ब्याज के रूप में तथा कुछ श्रम की मजदूरी के रूप में प्रदान किया जाता है। शेष संप्राप्ति, अब पीछे जो बचता है, कहने का मतलब पूंजी का ब्याज दे दिया गया, भूमि को ब्याज दे दिया, पूंजी को ब्याज दे दिया, भूमि को लगान दे दिया, श्रमिक को मजदूरी दे दी, प्रबंधक को वेतन दे दिया। उसके बाद जो संप्राप्ति में शेष जो बचता है वो लाभ होता है। और वो लाभ है माइनस में भी हो सकता है। तो ये देखिए, निगेटिव लाभ हानि होती है, लेकिन अपन यहाँ लाभ की बात करेंगे, क्योंकि लाभ के उद्देश्य से ही उद्यम किया जाता है। इस लाभ का उपयोग उत्पादक आगे नवीन मशीनें क्रय करने अथवा नए कारखाने लगाने के लिए करता है, ताकि उत्पादन विस्तार। अब मान लीजिए लाभ का वो पार्ट जो नई मशीनें लगाने या खरीदने के लिए लगाता है, जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि। अब ये याद रखिए, उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है उसे निवेश व्यय कहते हैं। यानी नई मशीनें, नए कारखाने, इस प्रकार उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए जो व्यय किया जाता है उसको निवेश व्यय कहते हैं। तो ये आप निवेश व्यय भी हो गया। तो लाभ का वो पार्ट जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए व्यय किया, वो निवेश व्यय है। और संक्षेप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि वे अर्थव्यवस्था जिसमें अधिकांश आर्थिक क्रियाकलापों के निम्नलिखित अभिलक्षण हो, जैसे उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व। मैं कह रहा हूँ आपको, निजी की पूर्ण त्याग, निजी स्वामित्व होता है। उत्पादन के साधन कौन से? 5 साधन है। यानी पहला भूमि हो गया, जिसको प्रतिफल लगान मिलता है। दूसरा पूंजी हो गया, जिसका प्रतिफल ब्याज होता है। तीसरा मानव श्रम या श्रमिक हो गया, जिसको मजदूरी मिलती है। चौथा प्रबंधक, मैनेजर हो गया, जिसको वेतन मिलता है। और 5वां उद्यमी या साहसी, एंटरप्रेन्योरशिप, इसको लाभ मिलता है। तो कहने का मतलब उत्पादन के जो सभी ये 5 साधन है, उसके ऊपर निजी स्वामित्व होता है। बाजार में निर्गत को बेचने के लिए उत्पादन इसीलिए किया जाता है कि अपन बाजार बेचेंगे, मतलब कल्याण के लिए नहीं किया जाता। श्रमिकों की सेवाओं का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर होता है, जिसे मजदूरी की दर कहते हैं। श्रमिक का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है उसे श्रमिक की मजदूरी दर कहते हैं। ये परिभाषा याद कर लें आप। यानी श्रमिकों को सीधा क्रय विक्रय के मोल भाव की शक्तियों से उनको लगाया जाता है। यदि हम उपरोक्त तीनों मानदंडों को विश्व के देशों के संदर्भ में लागू करें तो हम पाएंगे कि पूंजीवादी देश पिछले 300 से 400 वर्षों के दौरान अस्तित्व में आए हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में भी उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ ही देश पूंजीवादी देशों की श्रेणी में। बाकी लोगों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना ली, या कुछ ने समाजवाद अपना लिया, किसी ने साम्यवाद अपना लिया। कई अल्पविकसित देशों में, खास करके कृषि में, उत्पादन का कार्य किसान परिवारों के द्वारा किया। अल्पविकसित देशों की बात करें ना, तो वहाँ अल्पविकसित का मतलब है कि वो बिल्कुल पिछड़े हुए देश हैं। उनका जीविक उपार्जन का मुख्य काम है, वो साधन है, वो खेती है। तो उत्पादन का कार्य किसानों द्वारा किया जाता है। अब किसान करते हैं तो उनके पास जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो श्रमिक वो खुद ही होते हैं। मजदूरी श्रम का प्रयोग कभी कभार होता है। कहने का मतलब वो खुद ही काम कर लेते हैं। और अधिकतर कार्य परिवार के सदस्य स्वयं करते हैं। इंपॉर्टेंट बात, उत्पादन केवल बाजार के लिए नहीं होता,
यानी उत्पादन का एक बड़ा अंश परिवार के उपभोग में लाया जाता है, जबकि पूंजीवाद में ये नहीं होता। जितना भी आउटपुट होता है वो मार्केट के लिए होता है। लेकिन इस अल्प विकसित देशों में अपन ये बात करेंगे तो वहाँ एक बड़ा अंश परिवार के द्वारा उपभोग में लाया जाता है उत्पादन का। प्राय किसानों के पूंजी स्टॉक में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती। वहाँ अपन ने देखा था निवेश वे भी करते हैं उत्पादन क्षमता वृद्धि के लिए, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। अधिसंख्य आदिवासी समाज में भूमि का स्वामित्व नहीं होता, भूमि उनकी खुद की होती नहीं है। भूमि का स्वामित्व समस्त जनजाति के पास हो सकता है, यानी एक ग्रुप में हो सकता है सबकी। हमने इस पुस्तक में जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है वह ऐसे समाज पर लागू नहीं होगा। अपन जो बात करेंगे वो बिल्कुल पूंजीवाद भी करेंगे। किंतु ये सच है कि अनेक विकासशील देशों में जो उत्पादन की इकाइयां मौजूद है वे पूंजीवादी सिद्धांतों के अनुरूप है। देखिए आप, अपना भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, तो इस प्रकार की जो उत्पादन इकाइयां वो पूंजीवादी साधनों के अनुरूप है, और जहाँ सरकारी अस्तित्व है उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होकर के कल्याण है। इस पुस्तक में उत्पादन इकाइयों को फर्म कहा गया। देखिए जो उत्पादन की इकाइयां होती है यानी समान वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्मों का समूह उद्योग कहलाता है, और एक इकाई है वो फर्म कहलाती है। किसी फर्म के कारोबार के संचालन का दायित्व उद्यमियों के ऊपर होता है। किसी फर्म के कारोबार के संचालन का दायित्व उद्यमियों के ऊपर होता है। उद्यमी ही बाजार से श्रमिकों को किराए पर लाकर अपने उत्पादन प्रक्रम में नियोजित करता है। इसी प्रकार वह भूमि व पूंजी का भी नियोजन करता है, और इन आगतों के नियोजन के उपरांत उद्यमी उत्पादन प्रक्रिया का संचालन करता है। कहने का मतलब है कि उद्यमी पूरा काम करता है, मजदूरी वही लाएगा, भूमि पूंजी वही लगाएगा, और अपना जो है प्रक्रिया उत्पादन प्रक्रिया का संचालन करेगा। उनका उद्देश्य वस्तु और सेवाओं के उत्पादन कर, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उसको निर्गत कहते हैं, बाजार में उनको बेचना और उससे लाभ प्राप्त करना, ये उसका उद्देश्य। उत्पादन करेगा, बेचेगा, और मेन उद्देश्य लाभ प्राप्त करना। इस प्रक्रिया में उसे जोखिम और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। जोखिम उठानी पड़ती है, अनिश्चितता, ये लाभ, इसी लाभ उत्पन्न होता है, ये लाभ का पुरस्कार है। जोखिम जो ज्यादा उठाएगा वो लाभ ज्यादा उठाएगा। उदाहरण के लिए वे जिन वस्तुओं का उत्पादन करता है वे ऊंची कीमत पर नहीं बिक पाती है, इससे उद्यमी के लाभ में कमी हो सकती है, हानि भी हो सकती है। ये ध्यान देने की बात है कि पूंजीवादी देशों में उत्पादन के कारक अपनी आय का सृजन उत्पादन की प्रक्रिया एवं उससे प्राप्त निर्गत को बाजार में बेच करके करते हैं। विकसित एवं विकासशील दोनों प्रकार के देशों में निजी पूंजीवाद क्षेत्र के अलावा राज्य में उनके अनुरूप एक संस्था भी होती है। राज्य में ये अपन सरकार बोलते हैं। स्टेट की बात करेंगे ना तो राज्य होता है जिसके पास एक निर्धारित भूमि होती है, एक सरकार होती है। अब देखिए राज्य की भूमिका कानून बनाने या उसे लागू करने और न्याय दिलाने में होती है। कई ऐसे उदाहरण भी मिलेंगे। राज्य उत्पादन का कार्य भी करता है। कर लगाने और सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर व्यय करने के अतिरिक्त राज्य के द्वारा स्कूल कॉलेज भी चलाए जाते हैं और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती। यानी वर्तमान में जो राज्य, पहले पुलिस राज्य हुए करते थे, सिर्फ शांति और व्यवस्था यही करते थे, लेकिन वर्तमान में जो राज्य आए वो कल्याणकारी राज्य है। तो ये भी आपकी स्थिति है। जब हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का वर्णन करें तो राज्य के इन आर्थिक प्रकारों का उल्लेख करना आवश्यक है। राज्य को सूचित करने के लिए सुविधा की दृष्टि से हम आगे सरकार का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल। जबकि राज्य का पूर्णतः तो सरकार तो उसका एक अंग है, लेकिन यह अपन समझ लेंगे ये काम पूरा सरकार करती है। किसी अर्थव्यवस्था में फर्म और सरकार के अतिरिक्त दूसरा जो बड़ा क्षेत्र होता है उसे पारिवारिक क्षेत्र कहते हैं। यानी अर्थव्यवस्था में क्षेत्र की बात करते हैं, फर्म और परिवार, फर्म और सरकार हो गए, और दूसरा बड़ा जो क्षेत्र होता है वो पारिवारिक क्षेत्र होता है। तो यहाँ तीन क्षेत्रों की बात हो गई, फर्म, परिवार और सरकार। यहाँ परिवार से तात्पर्य एकल उपभोक्ता जो अपने उपभोग से संबंधित निर्णय या कई व्यक्तियों के समूह है जिनके उपभोग से संबंधित निर्णय संयुक्त रूप से लिए जाते हैं, से है। यानी परिवार का मतलब है यानी एकल व्यक्तिगत उपभोक्ता जो अपने उपभोग से संबंधित स्वयं निर्णय लेता है उससे, या कई व्यक्तियों का समूह है तो संयुक्त निर्णय से। परिवार भी देखिए बचत भी करते हैं, टैक्स भी देते हैं, तो उन्हें इन क्रियाकलापों के लिए पैसे कैसे मिलते हैं। हम जानते हैं परिवारों के कई लोग जो फर्मों में श्रमिकों के रूप में जाते हैं और मजदूरी प्राप्त करते हैं। देखिए परिवार क्षेत्र फर्मों में जाता है, वो पांचों उत्पादन बन के जाता है, यानी पूंजीपति के रूप में जाता है, भूमिपति के रूप में जाता है, श्रमिक के रूप में जाता है, प्रबंधक के रूप में जाता है, शासी के रूप में जाता है।
तो वो तो हो गया वह उनका काम करना। वापस वहां से पैसा लेके आता है, भूमि का लगान लाता है, पूंजी का ब्याज लाता है, श्रमिक की मजदूरी लाता है, प्रबंध वेतन लाता है, उद्यमी लाभ लाता है। अब इसमें से वो कुछ तो बचत करेगा और सरकार को टैक्स देगा। ये है, वे सरकारी विभागों में काम करते हैं, वेतन प्राप्त करते हैं, अथवा फर्म के स्वामी भी हो सकते हैं, लाभ कमाते हैं। तो परिवार में सभी ये 500 साधन परिवार में ही रहते हैं। फर्मों के उत्पादन की जिस बाजार में बिक्री होती है वे सचमुच परिवार की मांग के बिना कार्य नहीं कर सकते। अब परिवार नहीं है तो फर्मों का उत्पादन बिकेगा ही नहीं, तो वो पूरा का पूरा जितना उत्पादन करते हैं उतना वापस वो जो कमा कर लाए वो मार्केट में खर्च कर देते हैं और सरकार को टैक्स दे देते हैं, कुछ बच जाता है। इसके अलावा भूमि को पट्टे पर देकर अथवा पूंजी को उधार देकर भी ब्याज कमा सकते हैं। अभी तक हमने देशीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटकों को उल्लेख किया, लेकिन विश्व के सारे देश बाह्य व्यापार भी करते हैं, तो ये बाह्य क्षेत्र भी होता है। हमारे अध्ययन का चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्र है बाह्य क्षेत्र से व्यापार 3 प्रकार का होता है। तो बाह्य क्षेत्र याद रखिए, पहला देखिए आपके फर्म, दूसरा सरकार, तीसरा पारिवारिक और चौथा आपके ये बाह्य क्षेत्र हुआ। वैसे देखा जाए तो पहले फर्म, और अगर जो क्षेत्र की बात करें तो फर्म और पारिवारिक क्षेत्र ये दो ही होते थे। जब अर्थव्यवस्था बिल्कुल सरकार होती नहीं थी, 2 ही होते थे। फिर सरकार आई तो उन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया, कुछ खर्चे भी करती है, कल्याणकारी सरकार आ गई। फिर आपका ये बाह्य क्षेत्र आ गया जैसे जैसे विकास हुआ। जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तु, तो ये 4 क्षेत्रों के नाम पूछे जा सकते हैं। जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तु विश्व के अन्य देशों में बेचते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं। ये निर्यात की परिभाषा आ सकती है, यहाँ वस्तु और सेवा लिखना चाहिए। जब कोई देश विश्व के अन्य देशों से वस्तुएं और सेवाएं खरीदता है तो उसको आयात कहते हैं। आयात निर्यात के अलावा दूसरी तरफ से विश्व के अन्य देश किसी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, और किसी देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी का प्रभाव भी हो सकता है, अथवा कोई देश विदेशों में भी पूंजी का निर्यात कर सकता है। ये आप देखिए, पूंजी का भी आयात निर्यात होता है। तो सेवाएं भी आपको ध्यान रहे। आयात की परिभाषा पूछी जा सकती है, निर्यात की परिभाषा पूछी जा सकती है, और विदेशी पूंजी का प्रभाव भी पूछा जा सकता है। समष्टि अर्थशास्त्र में किसी अर्थव्यवस्था के समस्त आर्थिक परिवर्तनों पर विचार किया जाता है। इनमें उन विविध अंतर संलग्नताओं की चर्चा है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान रहती है। इन्हीं कारणों से यह समष्टि अर्थशास्त्र से भिन्न होता है, जिसमें किसी अर्थव्यवस्था के खास क्षेत्र में कार्य प्रणाली का परीक्षण किया जाता है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को एक समान मान लिया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव एक पृथक विषय के रूप में 1930 में किन्स के कारण हुआ, देखिए आप, और महामंदी से विकसित देशों को गहरा धक्का लगा था और किन्स को अपनी पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली थी। तो ये पूछा जा सकता है किन्स का इसमें महत्वपूर्ण योगदान। इस पुस्तक में हम प्राय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली का अध्ययन करेंगे, अतः इसमें विकासशील देशों की कार्य प्रणाली को पूर्ण रूप से शामिल करना संभव नहीं होगा। बात अपन पूंजीवाद भी करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था को परिवार, फर्म, सरकार और बाह्य क्षेत्र, इन 4 क्षेत्रकों के संयोग के रूप में देखा जाता है। ये प्रश्न आ सकते हैं। तो इस प्रकार आप अच्छे ढंग से जो है समष्टि व्यष्टि का अंतर, ये मैं पहले वीडियो में आपको बताया जा चुका हूँ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता इसके अंदर आ गई है, और समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रों का अपने बिल्कुल जो ब्लूप्रिंट है उसी अनुसार आता है। और 1929 की महामंदी का वर्णन, तो ये बिल्कुल अच्छे ढंग से आप याद करें, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपना समझ विकसित करें, गृह कार्य जरूर करें।